नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने की NBWL बैठक की अध्यक्षता। बैठक में वन्य जीवों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा। गिर राष्ट्रीय उद्यान में जंगल सफारी का लिया आनंद। दिल्ली नगर निगम का बजट सत्र आज से 19 मार्च को अंतिम बैठक में होगा पारित। सीएम रेखा गुप्ता करेंगी बजट पेश। हिमानी नरवाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा। हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ने कबूला गुना। सूटकेस में मिला था कांग्रेस कार्यकर्ता का शव। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन यानी आज प्रधानमंत्री मोदी ने वन्य जीवों के मुद्दे पर अहम बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक से पहले पीएम ने गिर राष्ट्रीय उद्यान में जंगल सफारी का आनंद लेकर अपने दिन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने फिर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में वन्य जीवों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा की गई। NBWL में 47 सदस्य हैं, जिनमें सेना प्रमुख, विभिन्न राज्यों के सदस्य, इस क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि, मुख्य वन्य जीव वार्डन और विभिन्न राज्यों के सचिव शामिल हुए। देश के प्रधानमंत्री NBWL के पदच्युत होते हैं और इसमें पहले गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौराष्ट्र में स्थित प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के दर्शन पूजन किए। पीएम मोदी ने महादेव के शिवलिंग पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अभिषेक किया। MCT बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है, जो 19 मार्च तक चलेगा। इस दौरान 4 दिन बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिनमें बजट से संबंधित चर्चा होगी और महत्वपूर्ण सुझाव पेश किए जाएंगे। बजट सत्र की पहली बैठक आज सोमवार को बुलाई गई है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह बजट को लेकर अपने सुझाव देंगे। इसके बाद 10 और 12 मार्च को होने वाली बैठकों में पार्षद अपनी राय और संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अंतिम बैठक 19 मार्च को होगी, जिसमें बजट को पारित किया जाएगा। MCT के इस बजट सत्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दिल्ली के लिए विकास कार्यों, सफाई व्यवस्था, जल निकासी, स्वच्छता सेवाओं और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर खर्च की रूपरेखा तय की जाएगी। हरियाणा पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हिमानी का शव 1 मार्च को रोहतक में एक हाईवे के पास सूटकेस में अंदर मिला था और आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह हिमानी के साथ रिलेशनशिप में था। आरोपी ने कहा कि हिमानी ब्लैकमेल करके उससे लाखों रुपए ऐंठ चुकी थी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने दिल्ली से जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है, आरोपी का नाम सचिन है, जो बहादुरगढ़ का रहने वाला है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह हिमानी के साथ रिलेशनशिप में था और हिमानी ब्लैकमेल करके उसे लाखों रुपए ऐंठ चुकी थी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। हत्याकांड में ये पहली गिरफ्तारी हुई है। हिमानी की हत्या उसके घर पर हुई थी, जिससे सूटकेस में हिमानी का शव मिला था, वो भी हिमानी के घर का ही था। पुलिस ने बताया कि जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, वो हिमानी के साथ रिलेशनशिप में था। सीआईए की टीम ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं। POK के 3 आतंकियों की संपत्ति कोर्ट के आदेश पर कुर्क की गई है। इन आतंकियों पर POK में रहते हुए केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय होने का आरोप है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में 3 आतंकवादियों की 14.8 कनाल जमीन कुर्क की और इसकी कीमत 28 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। अधिकारियों के मुताबिक आतंकवादी वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गतिविधियां चलाने में सक्रिय पाए गए हैं। उनकी संपत्तियों की कुर्की केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादी ढांचे को नेस्तनाबूद करने के प्रयासों का हिस्सा है। जब्त की गई संपत्तियां नजफुद्दीन, मोहम्मद लतीफ और मोहम्मद बशीर उर्फ टिक्का खान की हैं। ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के भाग गए हैं, लेकिन पुंछ और जम्मू कश्मीर के अन्य हिस्सों में आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति भंग करने और सामाजिक सद्भाव को खतरे में डालने से सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। नक्सलियों के गंगालूर एरिया कमेटी को लेकर बड़ा झटका लगा है और मोस्ट वांटेड नक्सल कमांडर दिनेश मोडियम ने परिवार सहित सरेंडर कर दिया है। छत्तीसगढ़ में फोर्स लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसके अलावा
शासन की पुनर्वास नीतियों में भी नक्सली काफी प्रभावित हो रहे हैं। इसी कड़ी में नक्सलियों के गंगालूर एरिया कमेटी को बड़ा झटका लगा। गंगालूर एरिया कमेटी के सचिव और डीवीसीएम दिनेश मोडियम ने पत्नी और बच्चे सहित आत्मसमर्पण कर दिया है। बता दें कि नक्सल कमांडर दिनेश मोडियम मोस्ट वांटेड नक्सली है, जिस पर 8 लाख का इनाम घोषित था और वह 100 से ज्यादा हत्याओं और कई बड़े हमले के लिए जिम्मेदार था। इस वजह से पुलिस इसकी तलाश में थी। अब उसने परिवार सहित आत्मसमर्पण कर दिया है। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री सतपाल सांगवान का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने तड़के सुबह 3 बजे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। जानकारी के अनुसार सतपाल सांगवान लीवर कैंसर से पीड़ित थे और उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। इलाज के लिए उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके बेटे सुनील सांगवान अस्पताल में उनकी देखरेख कर रहे थे। उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ और आज 3 मार्च की सुबह उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। आज सतपाल सांगवान का अंतिम संस्कार दादरी जिले के उनके पैतृक गांव चंदेरी में किया जाएगा। सुबह 9 बजे उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया और उनके निधन की सूचना मिलने के बाद परिवार, रिश्तेदार और समर्थकों में शोक की लहर है। लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। समर्थकों का मानना है कि सांगवान का निधन क्षेत्र के लिए बड़ा नुकसान है। तेलंगाना में एसएलबीसी सुरंग हादसे का आज 10वां दिन है और अब तक सुरंग में फंसे 8 लोगों को नहीं निकाला जा सका है। हालांकि कहा जा रहा है कि सुरंग में फंसे 4 लोगों के लोकेशन का पता चला है। उन तक पहुंचने के प्रयास जारी हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बचाव अभियान का आंकलन करने के लिए घटनास्थल का दौरा किया और राज्य के आबकारी मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव ने कहा कि सुरंग में फंसे कुल 8 लोगों में से 4 की लोकेशन का पता चला है। हालांकि उन्होंने कहा कि टनल में फंसे लोगों के जीवित होने की उम्मीद काफी कम है। एसएलबीसी सुरंग के ढहने के बाद फंसे 8 श्रमिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन पूरी क्षमता से चल रहा है। सुरंग में फंसे हुए पीड़ितों का पता लगाने के लिए लगभग 12 एजेंसियां 24 घंटे काम कर रही हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के कमांडेंट ने कहा कि वास्तव में अभियान पूरे जोरों पर चल रहा है। पीड़ितों को खोजने के लिए लगभग 12 एजेंसियां दिन रात काम कर रही हैं। मुख्य सचिव के सख्त निर्देश के बाद भी जिलों के अफसर विधायकों के फोन नहीं उठा रहे हैं और उन्हें बाद में भी फोन नहीं कर रहे हैं। योगी सरकार ने इसके संज्ञान लेते हुए ऐसे आचरण करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विधायकों की शिकायत पर सरकार गंभीर है और प्रमुख सचिव संसदीय कार्य ने शासनादेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सांसदों और विधायकों के प्रति शिष्टाचार प्रोटोकॉल को लेकर विगत वर्षों में कई शासनादेश जारी किए जा चुके हैं और इसके अनुपालन के लिए मुख्य सचिव ने भी निर्देश दिए थे और इसके बावजूद शासन के संज्ञान में आया है कि कुछ जिलों में अधिकारी विधानमंडल के सदस्यों का फोन नहीं उठाते हैं और न ही उन्हें कॉल बैक करते हैं। इन निर्देशों में साफ लिखा है कि फोन नंबर को अधिकारी अपने फोन में सेव कर लें और कॉल आने पर इसे रिसीव जरूर करें। बैठक में होने पर वह कॉल आने पर प्राथमिकता के आधार पर अनुपलब्ध होने पर मैसेज भेजेंगे और यथाशीघ्र कॉल बैक करेंगे और सदस्यों को बताएं कि प्रकरण को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कर अवगत करवाएंगे। लापरवाही बरतने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।